हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के रहेंगे। साथ ही जिन कैंडिडेट का एग्जाम 12 जून 2022 यानी कि बिहार आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन और कमेंट होते हैं कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सिंपली अगर लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके साइबर एजुकेशन सर्च कीजिएगा, और सबसे पहले आपको हमारे चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं मेंशन किया गया, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में बिहार आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया था। और साथ ही मैं मेंशन कर दूं कि जितने भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, यानी कि जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार आईटीआई के एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ईजी भी लग सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हार्ड भी लग सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस यहाँ पे हमेशा ऑप्शन में दिया जाता है, और आप बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन न रहे, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, और आपको इन बातों को याद रखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए गए कि कौन सी लेंस आपको वायु में बुलबुला, कौन सा जो लेंस है वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्यों होगा, देखिए यहाँ से आपको दो बात बिल्कुल याद रखना है कि जो आपको जल में वायु का बुलबुला दिखता है, ये आपको उत्तल लेंस की तरह है। ठीक है, लेकिन जो कार्य करता है ये आपको अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो जल में वायु का बुलबुला होता है ये दिखता आपको उत्तल लेंस की तरह है, लेकिन जो व्यवहार करता है ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जल में वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, यहाँ पर आप वर्ड पकड़ना है कार्य। जब कार्य की बात आ जाएगा तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, और जो दिखता है, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में वायु का बुलबुला किस तरह दिखता है, तो उस समय हम लोग उत्तल लेंस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपको प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव है ये है CO+N2, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि भाप गैस का जो प्रमुख अवयव है वो क्या है, तो उस समय आपको क्या हो जाता, उस समय आपको हो जाता CO+2, लेकिन यहाँ से जो प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव है ये आपको CO+N2 है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, जो मैंने प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने प्ले लिस्ट को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जो ऑप्शन में अम्ल के बारे में दिया गया है, इसके बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया है साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में या फिर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपको सिरका में
पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, इसलिए आपको इन बातों को बिल्कुल याद रखना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है और पिछले वर्ष भी पूछा गया था कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि बायोगैस, गोबर गैस या फिर मार्स गैस के रूप में हम लोग मीथेन को जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगरेटर लाइटर होता है, जिसे सिगरेट लाइटर बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप सिगरेट जलाकर पीते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है। तो उसमें आपको ब्यूटेन होती है, जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिया सलाई में जो आपको जिस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है वो है लाल फास्फोरस। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर दोनों पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों की दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, जो दिया सलाई में जिस फास्फोरस का उपयोग होता है वो है लाल फास्फोरस, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है कैलामाइन किसका अयस्क है। तो मैंने आपको अयस्क से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं और मैंने बताया था कि लुसेंट के माध्यम से आप अयस्क से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अयस्क हैं उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है। तो ये आपको जिंक का या फिर जस्ता का अयस्क है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पृथ्वी के समान आकार का लगभग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए ग्रह से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है, कौन से ग्रह को हम लोग भोर का या फिर सांझ का तारा कहते हैं। तो ग्रह से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ग्रह के बारे में आपको अच्छी से पढ़ लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है पृथ्वी के समान आकार का लगभग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो यह है शुक्र ग्रह, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझ का तारा या फिर भोर का तारा हम लोग किसे कहते हैं। ये हम लोग शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ये भी आपको शुक्र कहते हैं। पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं, तो ये भी हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट है ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है, और मैंने आपको बताया था कि देखिए संवेग संरक्षण के आधार पर ये कार्य करता है। ये देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन सारे क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के बता रखा है कि कैसे कैसे कौन सा नियम काम करता है। तो आप प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन को बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग, संवेग, विस्थापन या फिर त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और त्वरण बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है v-u/में टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है त्वरण निकालने के लिए, बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए मैंने फोकस दूरी के बारे में या फिर डायोप्टर कैसे निकालना है कि कौन सा लेंस कितने डायोप्टर का है, इसके बारे में मैंने पूरा थ्योरी बता रखा है। मैं आपको शॉर्ट में इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है +4 डायोप्टर। तो जब भी +4 डायोप्टर हो जाएगा तो जो इसका फोकस दूरी होगा कभी ये माइनस में नहीं होगा। ठीक है, माइनस में क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो दो ऑप्शन है इसको आप पहले ही हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको प्लस में किसी भी लेंस की क्षमता होती है तो वो उत्तल लेंस में हो जाता है, और उत्तल लेंस में जो इसका फोकस दूरी है ये भी आपको प्लस में ही होती है। ठीक है, अवतल लेंस में अगर यहाँ पे माइनस होता, -4 डायोप्टर होता तो फिर यह माइनस वाला आंसर हो सकता था, लेकिन ये अब ये नहीं होगा। ठीक है, और इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सिंपल ही आप यहाँ पे 1/4D कर सकते हैं, यानी कि 4 डायोप्टर, और जब इसमें से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर, जो कि यहाँ से
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है A बराबर 1/P। ठीक है, और मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बता रखा है और यहाँ तो भी मैंने आपको बता दिया ये कैसे आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया मार्स गैस में मुख्यतः होती है। तो मार्स गैस में मुख्यतः क्या होती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मार्स गैस, बायोगैस, ये सारे को हम लोग मीथेन ही कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CH4। मीथेन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोबर गैस किसे कहते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं, दलदली में से कौन सा गैस निकलता है, तो ये भी आपको मार्स गैस ही है। ठीक है, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट नाम देखिए, मेंशन किया गया सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है। तो सिरका में जो उपस्थित अम्ल है यह है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा होता है, यह होता है CH3COOH। ठीक है, साथ ही आपको ऑप्शन को भी देखना होगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो हम लोग गाड़ी की बैटरी में यूज करते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है HNO3 जिसे हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे अम्ल के बारे में अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों को दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे कौन सा दोष हुआ है। तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो जाते हैं यानी कि 40-50 वर्ष के, तो जब भी वो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा दूर रख कर पढ़ते हैं। वो ऐसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति होते हैं यानी कि जिनको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, उन्हें नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन थोड़ा आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, निकट दृष्टि में क्या होता है कि आपको निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में ये आपको क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और ज्यादा दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आकाश का रंग ये आपको काला दिखाई देता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आकाश का रंग हम लोगों को नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के कौन से प्रभाव के कारण हम लोग आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग को आकाश का जो रंग है ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे हम लोग HCl कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। एमिनो अम्ल आपको प्रोटीन बनने में बहुत ही मदद करता है। सेट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल ये आपको सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो हम लोग स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनोन को कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम लोग एंटिगो जो कि हंसने वाली गैस भी कहा जाता है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि आर्गन, नियोन, जियोन ये सब कौन से गैस हैं, ये सब आपको अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग
शामिल है। तो रबड़ को मजबूत बनाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर या फिर गंधक मिलाते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया है कि रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, लेकिन कभी कभी कैसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रबड़ को मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी आपको राइट आंसर क्या देना होगा, सल्फर या फिर गंधक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है ये आपको बैकलुरर है, और इनके जो रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी ये आपको बैकलुरर के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इनका जो इकाई है अपने नाम पर इन्होंने बैकलुरर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कमरे के ताप पर कौन अधातु द्रव रूप में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कमरे के ताप पर कौन सा वो धातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है, कौन सा अधातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कमरे के ताप पर जो अधातु है कौन सा अधातु है जो कि आपको कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, तो उस समय आपको ब्रोमीन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कमरे के ताप पर जो अधातु न होकर कौन सा धातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा पारा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कमरे के ताप पर अधातु है ब्रोमीन, लेकिन जो धातु है वो है पारा। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट को आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयुक्ता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ बात करेंगे हम लोग कैल्शियम की, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको मालूम है, और मालूम नहीं भी है तो यहाँ पर अपने आप दे रखा है कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca, जिसका परमाणु संख्या 20 और इसका जो परमाणु भार होता है ये कितना होता है, ये होता है 40। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 8 2 यही होता है। आप सभी कैंड को मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने निकालना बताया है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता, यानी कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगी उसे हम संयोजकता कहते हैं, और बाहरी में यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखेंगे, और इसका मैंने सिंपल सा ट्रिक और यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने प्रैक्टिस वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक पिछली बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम बिहार ITI में पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान ये आपको 7 होता है, और मैंने बताया था कि पीएच का खोज आपको सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था, और ये भी मैंने बताया था कि जब आपका पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से जब ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो जो ऋण आवेश होता है ये आपको बीटा कर्ण पर होता है, और अल्फा कर्ण पर ये आपको धन आवेश होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बीटा कर्ण पर ऋण आवेश होता है, और अल्फा कर्ण पर ये आपको धन आवेश होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम जो संभव ताप है ये -273 डिग्री सेल्सियस है, इससे आपको कम न्यूनतम ताप नहीं हो सकता है, जो कि मैंने इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रखा है। ठीक है, बहुत सारे कैंड को ये क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बहुत सारे कैंड के कमेंट और क्वेश्चन ये भी थे कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं क्या ये क्वेश्चन बिहार ITI के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर मुझे मालूम होता कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता तो मैं वही क्वेश्चन सिर्फ करा देता, लेकिन कोई टीचर नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा दे और आपके एग्जाम में वो आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे ही लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मेंशन किया गया स्कर्वी रोग होता है। तो जो स्कर्वी रोग है ये आपको विटामिन C की कमी के कारण होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको रतौंधी होती है, आँख से संबंधित बीमारी होती है। B1 की कमी से कौन सा
बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वेरी वेरी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको रेक्टियस होता है, यानी कि हड्डी की जो बीमारी होती है ये आपको विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था। देखिए प्रोटॉन की खोज आपको 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, लेकिन आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं दिया गया तो फिर आप रदरफोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में कभी भी आपको दोनों व्यक्तियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रदरफोर्ड दिया गया है, इसलिए यहाँ से रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रदरफोर्ड न देकर गोल्डस्टीन दिया गया होता तो गोल्डस्टीन भी इसका राइट आंसर हो सकता था। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, ये आपको न्यूट्रॉन की खोज किया गया था इनके द्वारा। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया था, तो जे थॉमसन में आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और न्यूटन तो पूरा फिजिक्स के ये पितामह कहे ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लवन नियमों की खोज की है। तो मैंने आपको बताया था कि डूबने और तैरने से संबंधित जितने भी नियम है ये आपको आर्किमिडीज का दिया गया है, और उत्प्लवन का नियम ही आपको डूबने और तैरने से संबंधित है, जो कि आपको आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है। कि तो जो आपको पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है ये मानव शरीर के त्वचा में उपस्थित होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अगर मोस्टली ऑप्शन में दिया गया होता तो मोस्टली पर क्लिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आपको आवर्त सारणी की बात किया जाएगा तो आवर्त सारणी की खोज आपको मेंडलीव के द्वारा किया गया था, और जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था तो वो आपको मोस्टली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी दिया था ये आपको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, और जो मोस्टली ने अपना आधुनिक आवर्त सारणी दिया था वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंट को आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आंखों के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में मापी जाती है। तो जो आंखों के लेंस के जो चश्मे होते हैं ये हम लोग डायोप्टर पे मापते हैं, ये कितने डायोप्टर की आप लोग चश्मा पहनते हैं। यहाँ से एक बात और क्वेश्चन याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो धूप का चश्मा होता है जिसे हम लोग 0 पावर का चश्मा भी कहते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि धूप के चश्मा का जो लेंस होता है उसमें कितने डायोप्टर का पावर होता है, तो बिल्कुल 0 पावर का डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी कि धूप का चश्मा फिर आपको सिर्फ धूप से बचाने के लिए होता है, जो कि 0 डायोप्टर का होता है। डेसिबल को हम लोग डेसिबल किस में मापते हैं, तो ध्वनि की इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं, यानी कि ध्वनि को हम लोग डेसिमल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विद्युत प्रेरण का मात्रक है। विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रेरण का मात्रक है हेनरी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फ्राइडे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही ईजी लग सकते हैं। मैं बार बार इस क्वेश्चन को ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि ईजी, क्योंकि बहुत सारे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको ईजी लग रहा होगा, और जो कैंडिडेट पहली बार प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड लग सकता है। ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा का द्रव्यमान नियम क्या है, तो E बराबर है mc², जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन मैंने सारे फार्मूला बता रखा है ट्रिक के माध्यम से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, और साथ ही अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का सूत्र हो जाता CnH2n-2। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन का फॉर्मूला है
ये देखिए, ये जो एल्केन यानी कि CnH2n+2, एल्कीन यानी कि CnH2n, और एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया है, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था प्रैक्टिस वाला, मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया वो है आपको यूरिया। और यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यूरिया का फॉर्मूला या फिर पोटास का फॉर्मूला, ऐसे आपको सूत्र डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। मीथेन मैंने आपको अभी बताया कि मार्स गैस है। शुगर का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीनी का। एस्टिलीन ये आपको कितनी रूप से फलों को पकाने के लिए हम लोग एस्टिलीन गैस का उपयोग करते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कार्बन जो इसका परमाणु संख्या होता है 612, यानी कि परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4 12 कक्षा में 4 है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन 4। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट लगेगा सर 4 कैसे होगा, 2 4 आप डायरेक्ट लिख दिए। तो देखिए इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आता है तो फिर आप जो भी प्रैक्टिस सेट का मैंने वीडियो अपलोड किया उसको देखिए, आपको सारी डाउट क्लियर हो पाएगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए NaCl ये है आपको सोडियम क्लोराइड, Ca2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे देखिए कोई कार्बन है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ये है आपको C2H6, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है NaHCO3 का नाम है, यानी कि एक फॉर्मूला दिया गया, एक सूत्र दिया गया और पूछा गया किसका नाम है। तो ये जो सूत्र है ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, जिससे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका जो व्यापारिक नाम है ये आपको खाने वाला सोडा भी है, जो कि आपको याद रखना है। इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, Ca तथा CO3 की संयोजकता 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो पहला लाइन है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaCO3, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि इसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि संगमरमर का सूत्र क्या होगा रासायनिक, तो संगमरमर का भी सूत्र भी यही होता है CaCO3। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आकाश का वह भाग जहाँ पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है, वो कौन सा है। तो वो है ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल ऐसा है जो कि प्रकाश वहाँ पर जाकर वापस नहीं आता है और सभी कुछ वहाँ पे जाकर समा जाता है, वापस नहीं आता है, ये है ब्लैक होल। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। विज्ञान दिवस ये आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो यह है आपको हीरा। ठीक है, ये हीरा जो है ये आपको कार्बन का अपरूप है। बहुत सारे कैंडिडेट आप कहते हैं कि कार्बन का समस्थानिक है, तो बिल्कुल गलत है। समस्थानिक और अपरूप में अंतर होता है। ठीक है, तो जो हीरा है ये आपको कार्बन का एक अपरूप है, और ये केवल जो है आपको एक ही तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो जो बेसिक है एक कंप्यूटर भाषा है, सी भी कंप्यूटर भाषा है, फोटोन भी भाषा है कंप्यूटर का ही, लेकिन जो फास्ट है ये कोई कंप्यूटर भाषा नहीं है। और कंप्यूटर के माने में मैंने बहुत सारे अलग अलग क्लास करा रखा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आप कंप्यूटर वाला क्लास जरूर देखिए, आपको बहुत ही वहाँ पे कंप्यूटर के अच्छे मैंने प्रश्न करा रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल है, जो कि मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से
ऐसे जो बिजली पर खर्च होने वाले यूनिट होते हैं इनको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मेंशन किया गया 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक यही होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको सिंपली आप गुणा में लिखिए। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, 100 वाट दिया गया है, 100 वाट गुणे हम लोग लिखेंगे 10 घंटा। यहाँ पे मैंने जो ऊपर में दिया गया मैंने उसको लिख रखा है और सिंपली आपको बाटा में 1000 लिख देना है। ठीक है, सिंपली आपको बाटा में 1000 लिख देना है। अब देखिए इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो बच गया एक, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे इसको हल किया, जितने भी आपको क्वेश्चन में डिजिट दिए गए हैं उसको सिंपली आप ऐसे लिख लीजिए, बाटा में 1000 से भाग दे दीजिए, जितना भी आपका आएगा वहीं आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर, वस्तु के घनत्व पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के परिमाण पर या फिर वस्तु के रंग पर। तो जो वस्तु द्वारा कार्य, बल द्वारा की जो किया गया कार्य है ये आपको बल के परिमाण पर निर्भर करता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बल है ये एक सदिश राशि है और सदिश और अदिश राशि कैसे पहचाने हैं मैंने इसके बारे में भी बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो अभी भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि प्रोटॉन की खोज ये रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। कैथोड किरण है, तो कैथोड किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैथोड किरण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एनोड किरण को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैथोड किरण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एनोड किरण को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन सा है, ये है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आपको एडमसन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन से माध्यम से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन का पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत सारा आपका यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन तैयार हो गए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने एक ही समान होते हैं वो कौन सा है, तो वह है 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं, आपको हल कराए हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। ऐसे ही आप बिल्कुल तैयारी में लग रही है, घर पर भी पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको भी देखकर आप नॉलेज ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।